आज की वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो में टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का सिलेक्शन इस सीरीज़ में किया गया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। यदि इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का, आपके सभी डाउट का सलूशन आपको दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी है 1956 में। यह प्रश्न कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न आपके डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, एलएलबी एंट्रेंस, डीडीयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सभी लोग इस प्रश्न को और इसके सही ऑप्शन को नोट कर लीजिएगा। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आप ये समझ के चलिए कि 25 में से 5 क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन बुकलेट में जरूर ही देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, शरीयत अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया था शरीयत अधिनियम? यहाँ पे है ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी है 1956 में। इस प्रश्न का सही जवाब है 1937 में शरीयत अधिनियम पारित किया गया था और यह प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप बीएलएलबी दे रहे हैं या एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपके हर एक एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न 3 है, सीआरपीसी का संक्षिप्त रूप है, यानी कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आज के सीरीज में मैं जितना भी प्रश्न बताऊंगी सब आपके एग्जाम में रिपीटेड हैं, यानी कि कई बार रिपीट करके पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए है, सीआरपीसी के फुल फॉर्म को क्या बताया गया है? क्राइम प्रोसीजर कोड। क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन बी दिया है कि इसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं या फिर क्राइम प्रोसेस कोड बोलते हैं और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका क्या है? ऑप्शन बी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं हम सीआरपीसी को। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दीवानी प्रक्रिया संहिता है, दीवानी प्रक्रिया संहिता क्या है? ऑप्शन ए है तात्विक विधि है, ऑप्शन बी प्रक्रिया से संबंधित विधि है, दंड विधि है या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि दीवानी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया से संबंधित विधि है। दीवानी प्रक्रिया संहिता क्या है? प्रक्रिया से संबंधित विधि है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न आपके बीएचयू, डीडीयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, गिरवी रखी जा सकती है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी। ये क्वेश्चन यहाँ से, इस टॉपिक से आप ये मान के चलिए कि आपसे एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछा जाता है, यानी कि चल और अचल संपत्ति से एक क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाता है। निश्चित तो कहने का मतलब एक तो मिनिमम क्वेश्चन है, एक से भी अधिक संख्या इसकी हो सकती है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी और इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। गिरवी रखी जा सकती है। ऑप्शन ए है केवल चल संपत्ति को, ऑप्शन बी अचल संपत्ति को, ऑप्शन सी है चल और अचल संपत्ति दोनों को, ऑप्शन डी है किसी को भी नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल चल संपत्ति को गिरवी रखा जा सकता है। चलिए आपका डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं।
चल संपत्ति मतलब क्या होता है? मूवेबल थिंग्स जो होते हैं, यानी कि जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उनको हम गिरवी रखते हैं। जस्ट लाइक सुनार के वहाँ क्या किया जाता है, जस्ट अपना गहना गिरवी रख करके लोग अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, उससे पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मान लीजिए अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अचल संपत्ति को क्या गिरवी रखी जा सकती है? आप खेत को कहीं पे उठा करके ले जाएंगे गिरवी रखने के लिए, हाँ, तो यानी कि खेत को गिरवी नहीं रखा जा सकता। अचल संपत्ति, घर को कहीं आप ले जा सकते हैं, चल संपत्ति को क्या किया जा सकता है, गिरवी रखा जा सकता है। अचल संपत्ति को आप गिरवी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब समझ लेते हैं कि चल संपत्ति क्या होते हैं, अचल संपत्ति क्या होते हैं। चल संपत्ति वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं, और अचल संपत्ति वो होते हैं जिनका संबंध भूमि से होता है। जैसे एक पौधा है, एक पौधे को आप एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा वृक्ष है तो क्या आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाएंगे? यानी कि अगर पौधा दिया है तो पौधा आपका चल संपत्ति है, लेकिन अगर वृक्ष दिया है तो वृक्ष का संबंध भूमि से होता है, और जिसका संबंध भूमि से होगा यानी जिसका जुड़ाव भूमि से होगा वो अचल संपत्ति में आता है। ये चीज़ें भी समझ गए होंगे आप। कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से कौन चल संपत्ति है, कौन अचल संपत्ति है। तो जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आप उसे आसानी से वहाँ पे फिगर आउट कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या क्या है, 6। प्रश्न संख्या है 6। एक साझेदारी फर्म के सृजन के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 1 व्यक्ति की, ऑप्शन 2 है कम से कम 2 व्यक्तियों की, ऑप्शन सी है आपका 5 व्यक्तियों की, और ऑप्शन डी है 10 व्यक्तियों की। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि साझेदारी की बात हो रही है, ठीक है। तो साझेदारी के लिए यहाँ पे एकदम मतलब जो आपका एक कंडीशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 3 ऑप्शन तो इनमें से सही जा रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति से तो साझेदारी हो नहीं सकती, ठीक है, एक व्यक्ति के साथ आप साझेदारी कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म के सृजन के लिए कम से कम की बात कर रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि कितने व्यक्तियों के बीच में, यानी कि हमको बताना है कि मिनिमम कितने लोग हो तो साझेदारी का काम हो सकता है। तो यदि किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, फर्म की बात छोड़ दीजिए, कोई भी बिजनेस आप करते हो तो साझेदारी के लिए आप खुद से तो साझेदारी करोगे नहीं, यानी कि आपको एक पार्टनर तो चाहिए। तो कम से कम 2 लोगों के बीच में ही क्या होता है, साझेदारी का कार्य होता है। साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है किसी भी प्रकार के साझेदारी के लिए। ओके, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर क्वेश्चन होता कि एक साझेदारी फर्म के सृजन के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तो यहाँ पे सी डी ये सभी प्रश्न भी ये सभी ऑप्शन भी आपके सही हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपसे जो कंपल्सरी कंडीशन है उसकी बात की जा रही है, यानी कि जो मिनिमम कंडीशन है कि कितने व्यक्ति हो सकते थे, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हो सकते हैं कम से कम, तो कम से कम 2 व्यक्ति ही रहे तो भी साझेदारी का कार्य शुरू किया जा सकता है, ठीक है, साझेदारी हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब मुझे लगता है कि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, और ये आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी, डीडीयू यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू सभी यूनिवर्सिटीज़ में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए मैं जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी तो आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे कि आप देख पाएंगे कि हाँ वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है भू राजस्व, आयकर, कारपोरेशन कर और कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी आप समझ लीजिए कि कस्टम कर जो होता है ना, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे लगता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कस्टम मतलब केंद्र सरकार का कर ही होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार का कर नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए चला जाएगा सही ऑप्शन के साथ में, क्योंकि भू राजस्व कर जो होता है ये केंद्र सरकार को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए
ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न, टॉड अपकृत्य का अर्थ है। तो टॉड क्या है, ऑप्शन ए दिया है एक दोष है, ऑप्शन बी है एक दीवानी दोष है, ऑप्शन सी आपराधिक दोष है, ऑप्शन डी है एक षड्यंत्र है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉड यानी कि अपकृत्य एक दीवानी दोष है। ठीक है, अपकृत्य क्या है, एक दीवानी दोष है। आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं और लीगल एप्टीट्यूड को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप टारगेट गुरुकुल को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको यह कोर्स ज्वाइन करना होगा। लीगल एप्टीट्यूड का कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स की क्लासेस दी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ हुआ। प्रिंटिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे अर्थ लिखा है, ठीक है, उसको आप अवॉइड करेंगे, प्रश्न अच्छे से समझेंगे। प्रश्न है, लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ हुआ, यानी कि ये कहाँ पे डेवलप हुआ, सबसे पहले इसको कहाँ पे देखा गया। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विधि आयोग बना। ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये टॉपिक भी आपको मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, और विधि आयोग जब पारित हुआ तो उस समय मतलब पहला जो ब्रिटिश शासनकाल में हमारा विधि आयोग बना था, उस टाइम पे हमारा वायसराय कौन था, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहले इसकी सिफारिश किसने की थी विधि आयोग के बनने की, तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, तो आपको वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जा कर के देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा लीगल एप्टीट्यूड का, वहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिटेल में इस वीडियो को देख पाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विधि आयोग कब बना था। ऑप्शन ए दिया है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, और ऑप्शन सी है 1955 में, जबकि ऑप्शन डी दिया है 1934 में। यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1955 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विधि आयोग बना था। ठीक है, और अगर बात की जाए कि मतलब हमारे देश के स्वतंत्र होने से पहले ही विधि आयोग कब बना था, तो हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले ही 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बना था 1934 में। तो यदि जिस प्रकार से क्वेश्चन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का पहला विधि आयोग पूछा तो 1955 में बना था, और अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहला विधि आयोग कब बना तो 1934 में बना था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी होंगी, और अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, और ये निश्चित टॉपिक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखूंगी। प्रश्न संख्या 11 है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर से तात्पर्य है, यानी कि किशोर शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर शब्द को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 10 वर्ष से कम आयु के बालक को हम किशोर बोलेंगे, या फिर 12 वर्ष से कम आयु के बालक को हम किशोर बोलेंगे, 16 वर्ष से कम आयु के बालक को हम किशोर बोलेंगे, या 18 वर्ष से कम आयु के बालक को हम किशोर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, कम आयु के नहीं 18 वर्ष के बालक को हम किशोर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष के बालक को हम क्या बोलते हैं, किशोर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो किशोरा अवस्था में प्रवेश कर चुका होता है, युवा हो चुका होता है, वो अपना वोट दे सकता है, मतदान का अधिकार उसको मिल चुका होता है 18 वर्ष होते ही, और जिसे मतदान का अधिकार मिल गया यानी कि 18 वर्ष का वो हो गया, तो वो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय दंड संहिता के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है। अभी पिछले प्रश्न में मैंने ये डिस्कस किया, फिर भी एक बार ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग,
ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो ठीक मैंने आपको बताया कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1934 में, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1934 में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था और ये ब्रिटिश काल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। यानी कि भारतीय दंड संहिता के निर्माता किससे माना जाता है? तो निर्माता कहें, जनक कहें, किसे माना जाएगा? भारतीय दंड संहिता के निर्माता माने जाएंगे लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ऑप्शंस बदले जा सकते हैं, पर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ तो क्वेश्चन के बीच में भी कई सारे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं जिसको मैं आपको बता रही हूँ। तो जब मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊँ तो उस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, साथ में उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं क्लियर बता रही हूँ तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप वीडियो की स्पीड तेज करके पूरा वीडियो लेकिन देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए अगला प्रश्न है 13 निम्नलिखित में से कौन एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए दिया है व्यावसायिक कानून, ऑप्शन बी औद्योगिक कानून, ऑप्शन सी भागीदारी अधिनियम, ऑप्शन डी है भारतीय दंड संहिता। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि सिविल लॉ के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता नहीं आता है। क्या क्या चीजें आती है आपके सिविल लॉ की श्रेणी में? व्यावसायिक कानून, औद्योगिक कानून और भागीदारी अधिनियम, ये सभी आपके सिविल लॉ के अंदर आते हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी आपकी सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 1953 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी है 1952। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ आपके देश को स्वतंत्रता कब मिली थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपके देश का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपके देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 को। और जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उसी वर्ष हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय क्या हुआ? अस्तित्व में आया। ठीक संविधान लागू होने के 2 दिन बाद, क्या संविधान लागू होने के 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी को हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक की गई थी। 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक कब हुई थी डेट के साथ। तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी कि संविधान लागू होने के ठीक दूसरे दिन ही, मतलब 2 दिन बाद ही, संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद ही हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय का पहला बैठक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे सिर्फ वर्ष पूछता है तो 1950 में हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है अस्तित्व में आया था। अगर ये पूछता है कि फर्स्ट बैच की मीटिंग की बात की जाती है कि कब, मतलब कि पहली जो बैठक हुई थी कब हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन डी 1862, ऑप्शन सी है 1860। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1860 में भारतीय दंड संहिता जो है अधिनियमित किया गया था। आप बहुत सारी बुक देखते होंगे आईपीसी 1860, इस तरीके से आपको बुक पे ही अच्छे से पब्लिश दिखता है। ठीक है, यानी कि ये आपको माइंड करना होता है कि हाँ 1860 का जो भारतीय दंड संहिता है ये उसी समय में अधिनियमित किया गया था। चलिए ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि आप उसको क्या करेंगे, आप एक बार उसको याद कर लेंगे कि हाँ मैंने इस तरीके से देखा था, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या है आप बताएंगे इसे।
ये आपके लिए है। इस प्रश्न का सही जवाब आप बताएंगे, क्योंकि जो भी आपका ला से संबंधित डे है, सभी डे का जवाब मैं बहुत जल्द एक इससे संबंधित वीडियो लाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहती हूँ, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। तो जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा एक बार कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जिस क्वेश्चन में कुछ है जो समझाने लायक है वो क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थी? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे, ऑप्शन सी फातिमा बीवी, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति रूमा पाल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 18वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए है 65 वर्ष, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है और लीगल एप्टीट्यूड में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप आंसर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए है 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 53 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु होती है 65 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व किसका होता है। ठीक है, किसका होता है ये प्राथमिक दायित्व, किसके पास होता है। ऑप्शन ए है भारत के गृह मंत्री के पास, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के पास, ऑप्शन सी राज्य सरकार के पास, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो प्राथमिक दायित्व होता है, ठीक है, व्यवस्था एवं कानून बनाए रखने का, वो होता है राज्य सरकार का। यानी कि भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व किसका होता है, राज्य का होता है। जब राज्य के स्तर से कोई चीज़ क्या होती है, ऊपर जाती है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में विधिक शिक्षा के मानक विनियमित करने वाला निकाय है। यानी कि आपको जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं या आप जो विधि की पढ़ाई कर रहे हो उसको वैल्यू कौन देता है, उसको प्रमाणित कौन करता है। ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय अनुदान करता है, ऑप्शन बी संसद करता है, ऑप्शन सी राज्य विधायिका करती है, ऑप्शन डी है भारतीय विधिज्ञ परिषद करता है। तो हर एक जो आपका फैकल्टी है उसका हर सबका क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो विधि की आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसके अकॉर्डिंग करते हो, तो आप भारतीय विधिज्ञ परिषद के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें क्या होती है, कंट्रोल होती हैं। यानी कि आप जो विधि की पढ़ाई कर रहे हो उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जब तक आप एक वकील नहीं होगे, जब वकील तब तक नहीं होगे जब तक कि आप बार काउंसिल से क्या होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते हो। वास्तव में आप वकील का जो एक मतलब कि आपको उसकी जो वैधता है तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप बार काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं होते हो। ठीक है, तो ये क्या है, बार काउंसिल से आपकी जो भी मानक है, जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, विनियमित किए जाते हैं बार काउंसिल के द्वारा, भारतीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा। ये प्रश्न भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, एक व्यक्ति जो दूसरे की भूमि पर बिना उसकी सहमति के प्रवेश करता है क्या कहा जाता है उसे। तो आपके घर में अगर कोई आ जाता है बिना बताए अचानक से, तो उसे आप अतिथि बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिना बताए रात में दिन में कभी भी आपके सामान को कोई उठा ले जाता है तो आप उसे चोर बोलते हैं, है ना। आतंकवादी का मतलब क्या होता है, जब आपको धन हानि और कई प्रकार की पीड़ाएं होती हैं, आपको परेशानी होती है, कई सारे मतलब लोगों का जीवन क्या होता है, संकट में होता है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार का आतंकवाद होता है। ठीक है, यानी कि दहशत पैदा करना। लेकिन यहाँ पे आप अतिचार का मतलब समझते हैं, यानी कि किसी की भूमि पर बिना उसकी सहमति के आप क्या करें, उस पर कब्जा करें, तो उसे अतिचार बोला जाता है। अतिचार किसे बोलते हैं, ये भूमि से संबंधित है। यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति
के ज़मीन पर बिना उसकी सहमति के वहाँ पे जाता है और उसकी ज़मीन पे अपना हक जमाता है तो ये अतिचार कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी है विधि मंत्री। तो विधि मंत्री बिल्कुल नहीं करते, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन हमारा है, भारत में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए अभी तक इनकी संख्या 32 थी, हालांकि संख्या तो उनकी 34 है, लेकिन अभी तक संपूर्ण न्यायाधीश नहीं थे। फिलहाल अब जो है 2 नए न्यायाधीश जुड़े हैं और इनकी संख्या पूरी कर ली गई है। ऑप्शन दिया है 30, ऑप्शन ए क्या है 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 34। यहाँ पे मैंने बताया कि पहले कितने थे? 32 थे, लेकिन अभी 2 और न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, तो अब जो है पूरा बैच जो है इनका कंप्लीट हो गया है। इनकी संख्या कितनी है? 34 है और ये संख्या आगे भी इतनी ही बनी रहेगी और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है और ये बैच पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई पद रिक्त नहीं है। 34 के 34 न्यायाधीश क्या हैं? कंप्लीट हैं। प्रश्न संख्या 24 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी वियना में, ऑप्शन डी हैग में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हैग में। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। यदि आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। प्रश्न है 25, संविदा विधि है। संविदा विधि क्या है? ऑप्शन ए लोक विधि है, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विधि है, ऑप्शन सी निजी विधि है, ऑप्शन डी विरोधी विचार विधि है। इस प्रश्न का जवाब मैं अगले सेशन में दूंगी। ये प्रश्न भी आपके लिए है। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक मैं आशा करती हूँ देखे होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।